स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 2-3 लेक्चर में ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारा कंटेंट्स होता है, तो कंटेंट्स के वजह से ये आपको बड़ा चैप्टर हो जाता है। और चूँकि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना भी चाहिए एनसीईआरटी का। जब आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर लेंगे या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे तो आपको बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है वो भी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको 6 से लेकर के 12 तक आपको एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है उसको निश्चित रूप से आपको पढ़ने का सलाह दिया जाएगा। और ऐसे कोई भी जो आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस का हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, तो वहाँ आप जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है 120 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप मानिए कि 50 क्वेश्चन करीब आपको सिर्फ हिस्ट्री से आता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन का बड़ा पोर्शन होता है वो आपको पॉलिटिकल साइंस से आता है, लेकिन हिस्ट्री से कम आता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आता है और इसमें कॉमन ढंग का क्वेश्चन है, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। इसलिए इसका अगर हर चीज़ है हम लोग अगर देखें लाइन बाय लाइन और इसको हम समझें तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आप लोगों के पास जैसे ही वीडियो जाए तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ से। उसके बाद इसका पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो अब अल्टरनेट करके चूँकि 12 का भी बनता है, 10th का भी बनता है, 12th-10th का बोर्ड एग्ज़ाम भी है और इसी में आप लोगों का भी ये चल रहा। आगे जा कर के इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम इसको ले जाएंगे। जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उससे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। इसके पहले ऊपर का हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट पिछले लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री का पढ़े थे, ये शहरी जीवन को पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को, देखिए पशुचारक क्षेत्र में एक व्यावसायिक नगर। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, एक व्यापारिक नगर। तो जैसा कि हम लोग दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप इसके ऊपर पढ़े हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके जो नगर है उनके नगरों का विकास जो होता है वो कहाँ होता है, वो पहले प्रकार के जो उनके नगर है वो मंदिरों के आसपास विकसित होते हैं। ये नगर की बात हो रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगर की बात हो रही है। तो एक नगर ऐसा विकसित हो रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो आपको मंदिरों के आसपास है। उसके बाद दूसरे प्रकार का नगर, दूसरे प्रकार के जो नगर विकसित हो रहे हैं वह व्यापार केंद्रों के आसपास या व्यापार केंद्रों के समीप, यानी जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग अपना व्यापार करते हैं वहाँ पर एक प्रकार के नगर का विकास हो रहा है। और एक तीसरे प्रकार का नगर आ गया जिसे कहा जा रहा है पशुचारक क्षेत्र। ये पशुचारक क्षेत्र, तो ये तीसरे प्रकार के हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों को देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ है।
तो हम उसकी व्याख्या अपने भाषा में कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहले प्रकार के नगरों का विकास मंदिरों के आसपास होता है, और उसके बाद ये जो दूसरा है व्यापार केंद्र, ये इसको थोड़ा सा इसको हम लोग इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये जो है होना चाहिए कहाँ पर, ये शाही महलों के आसपास, शाही महलों के समीप के आसपास। ये व्यापार केंद्रों नहीं, क्योंकि व्यापार केंद्र तो बनेगा ही, नगर होगा तो व्यापार केंद्र होगा ही। तो पहले प्रकार का जो नगर विकसित हो रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता में, वह मंदिरों के आसपास हो रहा है, और दूसरे प्रकार के जो नगर विकसित हो रहे हैं वह शाही महलों के समीप हो रहा है। तो शाही महल क्या होगा, तो शाही महल में आपका आ जाएगा, ये शाही महल में हम इसको समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो शासक है और जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, संभ्रांत यानी जो डेवलप विकसित जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों का महल जो है उसको शाही महल कहा जाता है। गरीबों के महल को शाही महल नहीं कहा जाता है। तो यहाँ राज परिवार के लोग रहते हैं, तो राज परिवार के लोग रहते हैं शाही महलों में, तो उसके आसपास एक नगर का विकास हो रहा है। और तीसरा आ गया पशु चारक क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ के लोग पशुओं को चरा करके, जानवरों को चरा करके, और मुख्य रूप से ये लोग भेड़ और बकरियों का ये पालन पोषण करते थे और भेड़ बकरियों की चरवाही करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। तो जिन क्षेत्रों में ये लोग अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, उन्हीं क्षेत्रों को पशु चारक क्षेत्र कहा जाता है। और हम लोग देखेंगे कि ये मेसोपोटामिया में जो पशु चारक क्षेत्र के आसपास जो नगर था, उस नगर का नाम क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे मेसोपोटामिया में हम लोग 3 प्रकार के नगर देखे हैं। एक उर है, एक उरुक है, और एक जो है मारी है। ये 3 नगर जो है उरुक और मारी, ये 3 नगर आपको मुख्य रूप से जो है प्रसिद्ध थे। उसमें आप उरुक के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि किस तरह से जो उरुक नगर है वो मंदिरों के आसपास आपको विकसित हो रहा है। और उसके बाद इसमें भी देखें कि किस तरह से वहाँ का जो शासक है वो क्या करता है, अपने व्यक्ति को भेजता है बगल के दूर के क्षेत्रों से जा कर के बहुमूल्य पत्थरों को लाने के लिए, चांदी वगैरह को लाने के लिए, अपने मंदिरों के उरुक के मंदिरों को सजाने के लिए। तो उरुक, उर और मारी ये मेसोपोटामिया के 3 प्रसिद्ध नगर है। इसमें से ये जो मारी वाला जो भाग देख रहे हैं, ये आपको पशु चारक क्षेत्र में बसा हुआ है। ये हरा वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये पूरा ये मैप में ये आपको ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा आपको, ये दिखा रहा है पशु चारक क्षेत्र को। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से अब इसको देखेंगे कि चारक क्षेत्र, पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। 2000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व का अर्थ हुआ 0 से, जैसे ही ईसा पूर्व लग गया तो पूर्व का मतलब है 0 से पहले। तो 0 जिस समय 0 ईस्वी हम मान लेते हैं, 0 के बाद 1 ईस्वी आया होगा, तो 0 से 2000 साल पहले का जो समय है उसे हम 2000 ईसा पूर्व या 2000 BC इसे हम बोलेंगे। तो ये 2000 ईसा पूर्व यानी 0 से 2000 साल पहले, और अभी हो रहा है 2025। तो 2025 साल और उधर 2000 वर्ष पहले, दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 4000 साल पहले ये पशु चारक क्षेत्र में ये आपको मारी नगर जो है शाही राजधानी के रूप में खूब फल फूल रहा है। उसके बाद देखिए आगे,
ये इसको हटाना होगा, ये बीच में आ गया। ये यहाँ से आ गया। देखिए 2000 ईसा पूर्व के बाद मारीनगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। इसको समझ गया? आपने देखा होगा मानचित्र 2 में, ऊपर हम लोग एक मानचित्र देखे थे कि मारीनगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी। अब देखिए, ये समझिए दक्षिण, ये मान लीजिए कि ये मेसोपोटामिया का ये भाग है इससे मानचित्र में। तो मानचित्र में हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि जो ऊपर वाला भाग होता है मानचित्र में, इसको उत्तर बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ आपको पश्चिम होता है। ये मानचित्र मैप भी जो आप कैलेंडर वाला देखिएगा उसमें भी उत्तर ऊपर के तरफ होगा और बाईं तरफ पश्चिम होगा और दाहिने तरफ पूरब होगा, और सबसे नीचे जो होगा वो सबसे नीचे वाला जो भाग होगा वो आपको दक्षिण, साउथ वाला भाग ये आपको सबसे नीचे होगा। तो यहाँ जो लिख रहा है कि आपने देखा होगा मानचित्र 2 में, ये तो आगे का मानचित्र है, इसके पहले एक मानचित्र हम लोग देखे थे, उसमें जो मारीनगर है, ऐसे भी आप इस मानचित्र में देखिए, ये ऊपर उत्तर है और ये नीचे वाला भाग दक्षिण है। तो मारीनगर तो दक्षिणी भाग में ही है ना, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में आपको मारीनगर है। तो भाग में आपको मारीनगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको कृषि भूमि भी, ये मैदानी भाग है, यहाँ पर खेती होती है। तो ये आपको जो मारीनगर है, ये मारीनगर दक्षिण का ही, ये कृषि भूमि भी दक्षिण का ही है, और ये आप चारागाह भूमि जो देख रहे हैं पशु चारक क्षेत्र मारी का, ये भी आपको मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही है। तो इसी को क्लियर कर रहा है कि आपने देखा होगा मानचित्र 2 में, ये जो मारीनगर है ये दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी। यहाँ खेती की पैदावार होती थी, इससे और दक्षिण है ये मारीनगर, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। अब ये फरात नदी की जो धारा बह रही है, ये वाला जो पार्ट सब जो हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊर्ध्वधारा, ये वाला बीच में ये वाला पार्ट जो देख रही है नीला कलर वाला, ये फरात नदी के धारा को दिखा रहा है, और दोनों तरफ जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो आपको चारागाह क्षेत्र है, पशु चारक क्षेत्र है। तो ऊर्ध्वधारा के पर स्थित है, इस धारा के पास स्थित है। देखिए किनारे पर मारीनगर। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है, ये मानचित्र 3 है हमारा, कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो ये मारी के जो ऊपर वाला भाग है, उत्तरी जो भाग है, यहाँ पर खेती भी हो रहा है और यहाँ पर आपको पशुचारण हो रहा है। तो यानी पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ हो रहा है। उसके बाद मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे। अब ये जो मारी राज्य आप देख रहे हैं, वहाँ पर किसान भी होते थे, जो कि मारी के ही बगल में आपको ये आपको खेती वाला भाग है, खेती वाला आपका मैदानी भाग है। तो ये वहाँ के किसान और जो मारी के पशुचारक है, दोनों ही तरह के लोग जो है होते थे मारी में। लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। लेकिन मारी नगर के अगर अधिकांश भागों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के काम में ही इसका उपयोग किया जाता था, मारी नगर के आसपास के क्षेत्रों का। अब पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की ज़रूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, यहाँ पर आपका पनीर लिखा है, देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं। क्या होता था, पशुचारक थे मारी में,
तो इनको जब अनाज का ज़रूरत होता था तो अनाज किससे लेंगे? ये जो कृषि भूमि है यहाँ के लोगों से ये अनाज लेंगे। और धातु के औजार की भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी कुछ काटने वगैरह के लिए, पेड़ पौधों को काटने के लिए। तो ये अनाज और धातु के जो औजार है और भी है जो वस्तुएं हैं इनके आवश्यकता की, मारी नगर के जो पशुचारक लोग हैं इनकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, तो ये किससे लेंगे? ये कृषि भूमि में बसने वाले जो लोग हैं मारी नगर के उत्तरी भाग में, वहीं के किसानों से लेंगे। तब वे क्या करेंगे? तो वे अपने पशुओं तथा उन पशुओं के जो पनीर होंगे, उसके बाद पशुओं के जो चमड़ा होंगे, पशुओं के जो मांस होंगे आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। अब देखिए, मारी नगर के लोगों के पास तो भेड़ और बकरी है और कुछ तो इनके पास है नहीं। और मारी नगर के उत्तरी भाग को जो देख रहे हैं, जहाँ पर आपका कृषि भूमि है, तो वहाँ पर किसान है जो अन्न उपजाने का काम करते हैं। तो अन्न उपजाते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसानों का जो जीवन स्तर होगा वह इन चरवाहों से थोड़ा ज़्यादा विकसित होगा। तो इनके पास अनाज भी होंगे और धातु भी होंगे। तो इनको खाने के लिए चरवाहों को अनाज की ज़रूरत होगी और धातु के औजार की ज़रूरत होगी। तो ये क्या करेंगे? मारी के जो पशुचारक है ये अपने यहाँ जो भेड़ बकरी पालते हैं इसी का मांस इनको देंगे, चमड़े देंगे, और इन पशुओं से जो इन्हें दूध से बना हुआ जो पनीर मिलेगा वो किसानों को देंगे। और इसके बदले में वे अनाज और क्या करेंगे? आपको अन्य जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं जैसे धातु के औजार वगैरह है ये लेंगे मारी के जो पशुचारक लोग हैं, पशुचारी लोग हैं। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। चूँकि इसी को उस समय मुद्रा का आविष्कार तो हुआ नहीं था कि हाँ ये बड़े पैमाने पर प्रचलन नहीं था कि भाई ये मुद्रा देंगे, पैसे देंगे और अपने आवश्यकता की वस्तुओं को ये खरीद लेंगे। या फिर इन किसानों के पास भी मुद्रा नहीं है कि इनसे पनीर, मांस और चमड़ा अपने उपयोग के लिए खरीद लेंगे। तो ये अपने अपने वस्तुओं का विनिमय करते थे और इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को कहा जाता है। यानी ये वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे, अपने यहाँ के वस्तुओं को वो दूसरों को देते थे और उनसे अपने ज़रूरत की सामान लेते थे। और उनसे ज़रूरत की सामान लेते थे तो क्या हो गया? वस्तुओं का विनिमय हो गया। और आज भी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले वर्तमान समय में, अभी मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम का, कि ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले जो किसान हैं तो ये लोग क्या करते हैं? अपने घर से अनाज वगैरह देते हैं किराना के दुकान वाले को और उसके बदले में आज भी अपनी ज़रूरत के वस्तुओं को लेते हैं अगर उनके पास पैसे नहीं है तो इस तरह से वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही प्रचलन में था और आज तक ये आपको प्रचलन में है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। आगे देखिए, बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। अब ये भेड़ बकरियों को जब रखते थे तो भेड़ बकरियों की चोरी भी होती थी। तो ये जो पशुचारक लोग थे मारी के, ये लोग क्या करते थे? एक बाड़ा बना देते थे, एक घेरा बना देते थे। उसी घेरा को क्या कहा जाता था? बाड़ा बोला जाता था। तो बाड़े में रखे जाने वाले जो ये पशु है इनके जो गोबर होते थे, इसी गोबर से खाद आपको उत्पन्न होता था। यानी उसी गोबर को ही लोग अपने खेतों में छिड़काव कर देते थे। तो कौन छिड़काव करेगा? ये लोग तो पशुचारक है, इनको तो ज़रूरत है नहीं, तो किसानों को ज़रूरत होगी आपको खाद का। तो ये क्या करते थे? ये इनसे गोबर भी खरीदते थे अपने वस्तुओं को दे करके। फिर भी किसानों तथा गररियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। लेकिन ये जो आप यहाँ के जो किसान देख रहे हैं और यहाँ मारी के जो पशुचारक है समाज के लोगों को देख रहे हैं, पशुओं को चराने वाले लोगों को गररिया कहा जाता है। जो भी पशुओं को चरवाही करने का कार्य करता है उन्हें क्या कहा जाता है? गररिया। ऐसे भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को गरेरिया बोला भी जाता है। तो किसानों और गरेरियों के बीच कई बार झगड़े भी होते थे और गररिये जो है ये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। अब कई बार क्या होता था कि ये मारी के जो पशुचारक
समाज के लोग थे, तो ये अपने भेड़ बकरियों को इन किसानों के खेतों से होकर के पानी पिलाने के लिए नदियों के पास ले जाते थे। और इन किसानों के खेतों में आपको फसल लगे होते थे, जिससे किसानों के फसल बर्बाद हो जाते थे, तो फसलों को क्षति पहुंचती थी और इसके वजह से इन किसानों और गडेरियों के बीच लड़ाई हो जाता था, झगड़े हो जाया करते थे। ये गडेरिये खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मीनिंग हुआ या यावर, या इसी को हम बोलते हैं घुमक्कर, या इसी को हम बोलते हैं खाना बदोश। खाना बदोश लोग जो होते हैं, ये लोग अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे। तो ये खासकर चूँकि किसान है तो उनके पास खेतों में फसल है, तो इनको फसलों की देख रेख करने के लिए ये तो खाना बदोश का जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि चले जाएंगे तो इनके फसल को कोई लूट लेगा। तो इसलिए किसानों की मजबूरी होती थी कि वे अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहते थे। लेकिन ये जो मारी के पशु चारक लोग थे, तो इनको कौन सा खेत में फसल लगा हुआ है, आज ये भेड़ बकरियों को यहाँ चराएंगे और फिर जो है दूसरे क्षेत्र में अपने भेड़ बकरियों को लेकर के चले जाएंगे और फिर वहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को चराएंगे। तो इस तरह से ये खाना बदोश होते थे। इनको अस्थायी रूप से, जो मारी के गडेरिये लोग थे, अस्थायी रूप से एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, तो ये गडेरिये खाना बदोश होते थे। और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया गया माल लूट लेते थे। आप आगे पढ़ेंगे कि इसी आपको एक यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेता आपको चंगेज़ खान होता है, वो भी लूट का ही कार्य करता है। तो ये गडेरिये लोग जो है, ये क्या करते थे कि कभी कभी किसानों के गांव पर हमला बोल देते थे और हमला करके इनका जो माल होता था, माल के रूप में क्या होगा, अनाज होगा और अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे धातु के औजार वगैरह हो सकते हैं, तो इनको ये लोग लूट लेते थे। और दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे। और कई बार ऐसा होता था कि ये आपको फरात नदी के आसपास जो बसे हुए किसान लोग थे, तो ये लोग क्या करते थे कि ये मारी के पशुचारकों का रास्ता भी रोक देते थे। और रास्ता जब रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे, क्योंकि इनके फसलों को नुकसान होता था, तो नदी या नहर तक पानी पिलाने के लिए इन पशुओं को नहीं ले जाने देते थे। और इसके वजह से भी इनके बीच में लड़ाई जो है हो जाया करती थी। तो इस तरह से फिर हम आगे देखते हैं इसको। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। अब आप देखेंगे तो ये जो मेसोपोटामिया का जो आपने क्षेत्र देखा है, तो इसके पश्चिम साइड में अगर आप देखिएगा, वेस्ट साइड में मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर यायावर लोग रहते थे। यायावर या उसी को खाना बदोश कहेंगे या उसी को घुमक्कर कहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले पेज पर आपको क्लियर किया था। तो अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो क्या पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में, यानी खेती के कारण जो भूमि प्रदेश विकसित हो चुका था मेसोपोटामिया का, तो वहाँ क्या करते थे, उसमें यायावर समुदाय के लोग झुंड के झुंड जो है पश्चिम के रेगिस्तान से, मरुस्थल से आते रहते थे बराबर। और ये गडेरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। और ये जब आते थे रेगिस्तान से, तो ये भेड़ बकरियों को लेकर के आते थे गर्मियों के समय में। और ये जो उपजाऊ क्षेत्र थे जहाँ पर फसलों का अच्छा उत्पादन होता था, तो इसमें बोए हुए खेत में अपने भेड़ बकरियों को हाँक देता था ये लोग। और ये थे खाना बदोश। कौन इससे मुंह लगाने जाएगा। ये समूह गडेरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। अब ये क्या करते थे कि आपको मरुस्थल से आते थे इस
आपको उपजाऊ क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के उपजाऊ क्षेत्र में ये गरेरिये लोग, और ये मजदूर के रूप में भी कार्य करते थे। ये किसानों के फसलों को काटने के लिए आपको मजदूरी का कार्य करते थे। आज भी मजदूर वाला सिस्टम है। और कभी कभी ये लोग जो है किसानों के यहाँ भाड़े के सैनिक के रूप में भी आते थे और समृद्ध होकर के और संपन्न हो जाते थे। ये लोग मजदूरी करके और भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करके ये समृद्ध हो जाते थे, ये अमीर बन जाते थे। और अमीर जब बन जाते थे तो ये भी यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब ये जो गरेरिये आए थे, इनके पास इतनी शक्ति हो गई थी कि अब ये अपने शासन व्यवस्था को भी स्थापित कर ले रहे थे। तो देखिए, ये गरेरियों की बात लीजिए तो आप जब मध्यकालीन भारत को पढ़िएगा, मेडिएवल इंडिया को पढ़िएगा आप 12वीं क्लास में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुग़ल बादशाह है, मुग़ल बादशाह पर आपको 1739 ईस्वी में एक गररिया ही है जिसका नाम है, एक लुटेरा है जिसका नाम है नादिर शाह। ये भारत पर अटैक करता है और ये आपको मुग़ल बादशाह पर अटैक करता है, और अटैक करके आपको पहली बार नादिर शाह कोहिनूर हीरा छीन करके ले जाता है और शाहजहाँ का सिंहासन भी उठा करके ले जाता है नादिर शाह। इतना ये खतरनाक हो जाते हैं आगे जा करके। अभी तो इनका स्टार्टिंग पोजीशन ये 1739 है। इससे समझिए कि इससे लगभग 3500-3600 वर्ष पहले ये विकसित हो रहे हैं और अपना शासन स्थापित कर रहे हैं मध्य एशिया के क्षेत्रों में। और इनका कमाल आप आगे जा कर के देखेंगे। ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। अब इनकी खाना बदोशों की अगर जाति की बात लीजिएगा तो ये 4 जातियों की यहाँ पर चर्चा इतिहासकारों के द्वारा की गई है। एक जाति इनकी क्या है? अक्कदी। अक्कदी आप जानते हैं मेसोपोटामिया की भाषा भी थी। एमोराइट, ये भी इनकी एक जाति है। उसके बाद असीरियाई आपको असीरियाई भाषा भी है। तो असीरिया में ये असीरियाई लोग बसे हुए थे। तो अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन, ये इन खाना बदोशों की जाति थी। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। आगे हम लोग जो आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5, तो उसमें हम पशुचारक समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। संभवतः वो चंगेज़ खां के ही बारे में होगा और भी जो होगा उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो मारी के राजा है, एमोराइट समुदाय के थे। अब ये मारी जो आप देखे हैं यहाँ पर, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित पशुचारक क्षेत्र है, तो वहाँ के जो राजा है वो एमोराइट जाति के समुदाय के हैं। उनकी जो पोशाक है वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। अब देखिए, इस एमोराइट जाति के एक शासक का यहाँ पर चित्र दिया है। इनके पोशाक को गौर से देखिए। इनके जो पोशाक होते थे वह मारी के जो लोग थे उनसे अलग प्रकार के थे, उनसे भिन्न थे। और इन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। अब ये क्या करता है कि और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे उसमें 2 का नाम प्रसिद्ध है। एक उर है जिसे चंद्र देवता के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक देवी है जिसका नाम है इन्नाना, और ये आपको प्रेम और युद्ध की देवी है। प्रेम व युद्ध की देवी है। यानी इन्हीं 2 देवताओं की पूजा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग करते थे और इन्हें अपने मंदिरों में स्थापित करते थे। वहाँ के शासक भी आपको उर और इन्नाना, जो इनके देवी देवता है, इनको मंदिरों में स्थापित करते थे। तो ये जो खाना बदोश लोग थे
और ये लोग को देखिए, ये इनका भी आपको आदर करते थे। उर और इन्नाना का ही पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक और देवता था। स्टेपी क्षेत्र मारी नगर को कहा जाता है। मारी का जो पशुचारक क्षेत्र है उसी को स्टेपी क्षेत्र कहा जाता है। स्टेपी क्षेत्र का मतलब होता है, स्टेपी क्षेत्र का मीनिंग होगा जहाँ घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं। स्टेपी क्षेत्र का मीनिंग ही समझ लीजिए, क्योंकि मारी जो है वहाँ पर घास है और उसी घास को मारी के जो पशुचारक है अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। और चूँकि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूँकि बरसात जितनी पानी चाहिए आपको बड़े बड़े पेड़ पौधों को उगने के लिए, तो उतना पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी नहीं मिल पाता है, मारी में उपलब्ध नहीं हो पाता है बरसात के पानी का। और इसके वजह से वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं उगते हैं। आपको छोटे छोटे, मतलब एक स्टेप हम इसको मान सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे वहाँ उगते हैं। घास के मैदान जो है आपको वहाँ पर देखे जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कम बारिश होती है, तो उसी क्षेत्र में घास उगेंगे कम बरसात होने के कारण, और उसी क्षेत्र को घास के मैदान कहेंगे, स्टेपी क्षेत्र कहेंगे। तो ये स्टेपी क्षेत्र में ये घास के, चूँकि घास को ये लोग इसी पर तो इनके भेड़ बकरी आश्रित थी, तो इन लोगों ने घास के मैदानों का भी एक देवता सृजित कर लिया था और उस देवता का नाम है डैगन। तो इस डैगन के लिए भी मारी नगर में मंदिर बनवाया ये लोग। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मंदिर बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का जो समाज है और वहाँ की जो संस्कृति है भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वह एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष सभ्यता और संस्कृति थी। और क्योंकि किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति को मानने की यहाँ पर छूट थी मेसोपोटामिया के समाज में। तो वहाँ क्योंकि वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी मेसोपोटामिया का समाज, और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मारी क्षेत्र के पशुचारक हो या फिर फरात नदी के आसपास बसे हुए उपजाऊ क्षेत्र के किसान हो या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों से पश्चिम के मरुस्थल से आए हुए खानाबदोश गरेरिए हो, ये सभी को मिला करके, यानी आपस में परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है, उसको जीवन शक्ति वहाँ उत्पन्न हो पाई थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक मिक्स कल्चर, एक मिक्स सोसाइटी, वहाँ एक मिश्रित संस्कृति, एक मिश्रित सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हो रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला लिए हुए, देखिए ये एक लंबा सा ये भाला लिए हुए योद्धा, और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ढाल पकड़े हुए हैं हाथ में। और एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए। और ये जो राजा है ये एमोराइट जाति का है, मारी का राजा, ये खानाबदोश जाति है। और इसकी एक खास पोशाक है, वो लोग जो पोशाक पहनते थे। तो उस पोशाक को आप देखिए जो पृष्ठ 38 पर दिखाई गई है, ये पेज नंबर 38 पर है। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। ये 38 पर आपको, ये 38 नहीं है, ये तो 22 चल रहा है। 38 नंबर पेज पर एक सुमेरियन योद्धा का आपको पोशाक वहाँ मिलेगा। और वो जो है इस मारी का जो योद्धा है, इसका पोशाक इस सुमेरियन योद्धा के पोशाक से आपको भिन्न मिलेगा। और यह जो चित्र आपको मारी का दिख रहा है, ये एमोराइट जाति का जो राजा है, यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था। एक सीपी यानी समुद्र में आपको जो सीप मिलता है, उसी सीप पर इस चित्र को बनाया गया। ये सीप है,
ये वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं ये सीप पर बनाया गया है, वो खुदाई करके उकेरा गया है और लगभग ये 2600 ईसा पूर्व का है। 2600 ईसा पूर्व का अगर समय काल देख लीजिए तो 0 से 2600 वर्ष पहले, और अभी हो रहा है 2025, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 6 2 2 4, यानी आज से लगभग 4625 साल पहले का ये चित्र है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये चूँकि 4625 से जब राजा बन गया तो बताइए इसके कितने हजार साल पहले आपको यहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ होगा। और इसी वजह से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपको माना जाता है। तो आज हमने देखा कि ये मारी नगर जो है ये विकसित हो रहा है, ये पशुचारक क्षेत्र है और यहाँ चरवाहे लोग जो है एक व्यापारिक केंद्र यहाँ बनाते हैं और व्यापार में ये क्या खरीद बिक्री करते हैं, तो ये पनीर बेचते हैं, ये चमड़े बेचते हैं, ये लोग अनाज का आदान प्रदान करते हैं, धातु के औजारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ हमने देखा। और अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग मारी में जो राजा एक आ जाएगा जिसका नाम है जिमरिलियम, उस जिमरिलियम का जो राजमहल है उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज हम आपका यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और थोड़ा थोड़ा लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको समझ में आए और आपका जो लेक्चर है वो आपको बोरियत आपको फील नहीं हो। तो इसलिए आप लोग इसको ठीक से थोड़ा सा सुनेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका नोट्स बनाते जाएंगे। ऐसे चैप्टर समाप्त होगा तो हम आपको अपना संस्थान के द्वारा बनाया हुआ जो नोट्स होगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन आंसर का, वो आपको हम क्या करेंगे कि आपको भेज देंगे और लास्ट में उसको PDF को भी हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।